नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भैः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। शाम का सत्र शुरू हो चुका है। मैं यहाँ पर कुछ लोगों को होस्ट बनाता हूँ और फिर मैं आप लोगों को ज्वर व्याधि है उसको कुछ अलग दृष्टिकोण से जो हमारे सर का विचार है वो मैं आप लोगों से शेयर करने के लिए आया हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। देखिए, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया हूँ और मैं अभी आप लोगों को दिखाई दूंगा। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। थोड़ा ये सेटिंग कर देते हैं जी। तो अभी मैं आप लोगों को ज्वर व्याधि है उसको देखने का थोड़ा अलग दृष्टिकोण से मैं बताऊंगा। और जो भी मैं बता रहा हूँ यह मैं सोच के बता रहा हूँ कि मैं जिनको भी बता रहा हूँ, जिनको भी एड्रेस कर रहा हूँ, वो सब वैद्य लोग हैं, जिन जो क्वालिफाइड बीएमएस डॉक्टर हैं, एमडी डॉक्टर हैं। मैं नॉर्मल लेमैन या नॉर्मल लोगों के लिए ये लेक्चर नहीं ले रहा हूँ। तो मेरा लेक्चर सुन के कोई भी खुद का खुद इलाज ना करे, ये मैं सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ। किसी को भी इलाज करना है तो वह किसी अच्छे जानकार डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेके और फिर इलाज कराए तो वो ज्यादा सही रहे। जो भी मैं बता रहा हूँ वो सारे वैद्य लोग जो हैं वह सभी लोग दोष दूष्य समूर्छना और सारी संप्राप्ति हेतु लक्षण औषधियां ये सब जानते हैं। उन लोगों के लिए ही मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ। तो अब ज्वर के बारे में हम लोगों ने जब चर्चा किया था तो बहुत सारे कारणों का जिक्र किया था। तो कुछ कुछ जो रहते हैं वो कारणों के बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, उनको एग्जीक्यूट करना चाहिए। कुछ कारण ऐसे होते हैं जो अभिघात जन्य होते हैं, जैसे रोड इंजरी हो गया। रोड इंजरी पहले हुआ है और पेशेंट को उसके वजह से कुछ ज्वर वगैरह का हिस्ट्री रहा है। तो उसमें एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, एंटीपायरेटिक दवाइयां दिया जाता है, आयुर्वेद की भी दवाइयां दिया जाता है अगर ज्वर आ रहा है रोड एक्सीडेंट की वजह से। तो उसमें त्रिभुवन कीर्ति रस, फिर महाजोरांकुश रस, महासुदर्शन घनवटी, ये सब तो दवाइयां दिया जाता है। लेकिन सुश्रुत संहिता में जो व्रणितोपासनीय अध्याय जो बताया है, व्रणित उपासनीय अध्याय मतलब जो भी व्रणित है उसके लिए जो चिकित्सा बताई है उसको ध्यान में रख के अगर हम लोगों ने चिकित्सा किया तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा फायदा होगा। नहीं तो केवल आप ज्वर की ही चिकित्सा करते रहेंगे तो वह पेशेंट कभी भी हमारा ठीक नहीं होगा। तो इसको ध्यान में रख के हमें वर्णित उपासनीय अध्याय पे ध्यान देना होता है, क्योंकि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत बार स्पाइनल इंजरी हो जाती है, हेड इंजरी हो जाती है, रिब्स का प्रॉब्लम आ जाता है। हेड इंजरी होती है तो उसके साथ में कभी कभी लंग्स पंक्चर हो जाता है, जो हमारे फेफड़े हैं वो पंक्चर हो जाते हैं, उसमें पानी भर जाता है तो हाइड्रोथोरैक्स या हवा भर जाता है, निमोथोरैक्स ऐसे कंडीशन आ जाता है। तो एलोपैथी के जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं वो लोग तो दवाइयां देते हैं, लेकिन जब वैद्य लोग के पास भी अगर कोई ओपिनियन लेने आए तो हमें वर्णितोपासनीय अध्याय के बारे में चिकित्सा करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। केवल ज्वर की ही चिकित्सा नहीं करनी, वर्णितोपासनीय अध्याय में जो भी द्रव्य बताए हैं उस पर एक मैं लेक्चर लूंगा।
वो व्रणितोपासनी अध्याय पे पूरा सुश्रुत का जो है उसका टीका के साथ हम लोग कभी तो वाचन करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि उसमें क्या क्या चीजें बताई हैं, क्या पथ्य पथ्य बताया है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये एक विचार हो गया। दूसरा क्या होता है कि हमारे पास जो भी पेशेंट आती है, लेडी पेशेंट आती है, तो किसी की डिलीवरी अगर गलत तरीके से हुई है, तो उसको एपिजोटोमी दिया हुआ है, सीजरियन करना पड़ा है, या इन्फेक्शन में फोकस करके पेरिनियल रीजन में कोई इन्फेक्शन हो गया है, या फंगल इन्फेक्शन हुआ है, मूढ़ गर्भ जैसे कंडीशन है, मिस कैरेज हुआ है, या फिर हैबिचुअल एबॉर्शन हुआ है, ऐसे बहुत सारे कंडीशन है, या डिलेड लेबर है। ऐसी अवस्थाओं में बहुत बार ज्वर ये लक्षण पाया जाता है। तो उसकी ट्रीटमेंट जो करना है, तो वह हमें परिचर्या का पालन तो करना ही है, स्तुति का परिचर्या का, लेकिन साथ में हमें यह भी देखना चाहिए कि उसमें ज्वर आया है, ज्वर की भी चिकित्सा करनी है। और उसमें कभी कभी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, कभी कभी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, वह हमें सोच के वहां पे अगत द्रव्यों का भी प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह से वहां पे कभी स्किन डिजीज होना हो जाता है, उसमें कट हो जाते हैं, जब भी हम सुचरिंग करते हैं, एपिसोडोटॉमी करने के बाद सुचरिंग करते हैं तो कट्स आ जाता है। और अगर लेयर टू लेयर सुचरिंग अच्छे से नहीं हुआ, तो वहां पे पॉकेट्स तैयार हो जाते हैं, और सेप्टिसीमिया हो जाएगा, पायोमिया हो जाएगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाते हैं। उस चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए, और उसके वजह से स्तुति का मक्कल नाम का जो व्याधि है या स्तुति का ज्वर है, वह होने का चांसेस हो जाता है। तो हमें इस चीज को भी ज्वर में कंसिडर करके समझना चाहिए। ज्वर के संबंध में हम और भी व्याधियों को किस तरह से समझते हैं, जो हमारे आदरणीय गुरु जी का जमदग्नि सर का परंपरा है, उसमें हम लोग कुछ और भी विचार करके ज्वर व्याधि को या और व्याधियों को समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल जैसे है कि विश्वाची और अवबाहुक नाम का है, फ्रोजन शोल्डर हुआ है, विश्वाची और अवबाहुक नाम की व्याधि हुई है। तो वहां का भाग जो है, जैसे फ्रोजन शोल्डर है, तो वहां का भाग काला पड़ गया या सूख गया, या कुछ तो वृद्धि हो गई वहां पे, तो उसमें हम लोग विश्वाची और अवबाहु की ही सारी दवाइयां देंगे। जैसे कि महामाश तेल हो गया, शीरबला तेल, मोचरा से शीरबला तेल का नस्य दे दिया, या फिर हमने बहुत सारे गुगुल कल्प दे दिए। ये सारी दवाइयां तो है, ये है, लेकिन इसके अलावा और क्या दे सकते हैं? अगर उन सब से भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो हमें क्या देना चाहिए? तो उसमें हमें वात कफात्मक संप्राप्ति है क्या, वह देखना चाहिए। तो वात कफात्मक संप्राप्ति को भंग करने वाली, वात पे और कफ पे काम करने वाली अगर हम लोग दवाइयां देते हैं, तो बहुत अच्छे से फायदा हो जाता है। इसी तरह से हम लोग ग्रहणी रोग अगर देखते हैं, तो ग्रहणी रोग में जैसे मुहरबद्धम मोहर द्रवम मल प्रवृत्ति बताइए, तो कभी कभी अतिसार हो जाता है, तो कभी कभी मुहरबद्ध ऐसा तो हो जाता है। तो ग्रंथकारों ने क्या बताया है कि वहां पे कभी कभी हमें प्रवाहिका की चिकित्सा करना चाहिए। ग्रंथकार जो बोलते हैं, जैसे कभी कभी रक्त प्रदर हो जाता है, तो वहां पे बोलते हैं रक्त पित्त की चिकित्सा करो। मतलब बहुत सारे जगह है, को रिलेट करके दोष दूष्य समूर्छना करके ये अवस्था में वो व्याधि के लक्षण आ रहे हैं, तो ये चिकित्सा करना चाहिए। जैसे कि इसमें वातरक्त के पूर्व रूप में अर्बुद बताया है, तो जब भी हमारे पास कैंसर के पेशेंट आते हैं, तो हम वातरक्त की भी चिकित्सा करें। उपद्रव स्वरूप जो या पूर्व रूप में जो अर्बुद है, उसका चिकित्सा वातरक्त से करने से ठीक हो जाता है। ये हमारे ग्रंथकार बताते हैं, तंत्र युक्ति से बहुत सारी चीजें हम लोगों को समझ आती है। तो जब ग्रहणी रोग जो होता है, उसमें हमारे आचार्यों ने बताया है कि कहाँ पे अतिसार की चिकित्सा करना है, कहाँ पे प्रवाहिका की चिकित्सा करना है, कहाँ पर मलावष्टम की चिकित्सा करना है। मतलब इसका मतलब है कि ग्रंथकार जब चिकित्सा के बारे में सोचते हैं, तो वो लोग दोष दुष्य समूर्छना यह सोचते हैं। व्याधि प्रतिनिक दवाइयां तो देते ही हैं, लेकिन दोषों के हिसाब से ट्रीटमेंट जब दिया जाता है कि वात कफात्मक संप्राप्ति है, वात पित्तात्मक है, पित्त कफात पित्त वातात्मक है, जो संप्राप्ति होती है उसके हिसाब से जब चिकित्सा दिया जाता है, तो बहुत ही अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से कभी कभी क्या होता है, मैं जो भी बता रहा हूँ ये कुछ अलग विचार है। अभी आप लोग प्राइमरी में जो पढ़ते थे, अब लोग सेकेंडरी में चले गए हैं, तो इसीलिए मैं कुछ हायर लेवल की बातें बता रहा हूँ। जहां पर आप चिकित्सा कर रहे हैं, जैसे स्किन का पूरा पिगमेंटेशन है, पूरा स्किन काला हो गया है, तो वहां पे आप लोग चिकित्सा किए कि भ्राजक पित्त पे काम करने वाली दवाइयां दिया, व्यान वायु पे काम करने वाली दवाइयां दिया, नेच और तिलकालक नाम का जो बीमारी है उसकी दवाइयां दिया, और फायदा नहीं हो रहा है, स्किन पे कोई भी काम नहीं हो रहा है। आपने गंधक रसायन दे दिया, वहां पे आपने वृहद हरिद्राखंड दे दिया, वर्णगन दे दिया, दुनिया भर की दवाई दे दी, लेकिन स्किन का पिगमेंटेशन कमी नहीं हो रहा है। ऐसे में क्या चिकित्सा करना है? आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं तो कुछ नया चीज सोचेंगे।
तो वहां पे अगर वात पित्तात्मक संप्राप्ति लग रही है, वात की वजह से और पित्त की वजह से लालिमा और कालापन आया है, और वहां पे त्वक वैवर्ण्यता ऐसे है, तो वहां पे हमें वात पित्तात्मक जो चिकित्सा बताइए, जैसे ज्वर में वात पित्त ज्वर की जो दवाई बताइए, वात पित्त ग्रहणी की जो चिकित्सा बताइए, वो वाली अगर दवाइयां देते हैं तो उसका फायदा क्या होता है कि ग्रहणी कला ठीक होने लगती है हमारी। ग्रहणी कला ठीक होने लगती है तो फिर हाथ का कलर भी अपने आप चेंज होने लगता है। यह सेकेंडरी लेवल का, मतलब हायर लेवल, एक्सपर्ट लेवल का जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि सिंपल बीएमएस लोग भी तो ट्रीटमेंट दे ही रहे हैं, या फिर जो लोग कंपाउंडर वाले लोग हैं, मतलब जो वो लोग भी दवाइयां लिख रहे हैं। लेकिन हमारे आप लोग के पास जो ऐसे पेशेंट आते हैं जो सब दवाइयां फेल हो गई हैं, जहाँ पे कोई दवाई काम नहीं कर रही है, आयुर्वेद की सब दवाई फेल हो गई है, वहां पर क्या सोचना चाहिए, तो स्किन का पिगमेंटेशन है तो वात पित्तात्मक ऐसे संप्राप्ति समझ के अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हमारे सर ने कुछ अलग अलग विचार बताए, वो आप लोगों को सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि ऐसा भी सोच सकते हैं हम लोग। जैसे नाक से पानी आ रहा है, प्रतिशाय हो रहा है, और वातज प्रतिशाय हुआ है, रुक्षता भी है, और वहां पे पानी भी आ रहा है, हेडेक भी हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, और नाक जो है बहिर्मुख स्त्रोतस का एक भाग बताया है। ऊर्ध्वगामी ये व्याधि है, मतलब ऊर्ध्वांग शरीर में ये व्याधि हुई है जो वातज प्रतिशय हुआ है। तो इसमें हम लोग जब आमातिसार की चिकित्सा पढ़ते हैं तो उसमें क्या बताया है, न तो संग्रहणम देयम पूर्वम आमातिसारणम, उसमें संग्रहण नहीं देना चाहिए, उसमें आम का पाचन करने के लिए चिकित्सा बताया। तो प्रतिशय का जब भी पेशेंट है तो उसको जिस तरह से हम अतिसार की चिकित्सा करते हैं वही चिकित्सा यहाँ पे अप्लाई करना है, और आम का पचन करना है जैसे हम आमातिसार में करते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और फिर आम का पचन होने के बाद जो अतिसार की चिकित्सा है, अतिसार की चिकित्सा के लिए जैसे आप बिल्व का प्रयोग करते हैं, कुटज का प्रयोग करते हैं, परपटी कल्प का प्रयोग करते हैं, व्योश का प्रयोग करते हैं, त्रिकटु का, पंचकोल का प्रयोग करते हैं, वही चिकित्सा प्रतिशय में अगर हम लोग करें तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और वातज प्रतिशय है तो वहां पे कभी कभी हमें स्नेह युक्त नस्य भी देना पड़ता है, उससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। तो व्याधि प्रतिनिक तो करना ही है, लेकिन प्रतिशय इसको हम अतिसार से जोड़ के अगर करें, नीचे से लूज मोशन हो रहा है तो नाक से भी लूज मोशन हो रहा है, यह प्रतिशय जैसा अतिसार जैसा चिकित्सा करने से फायदा होता है। ये हाइपोथेटिकल चीजें हैं, मतलब, और ये बहुत ही अभ्यास करके बताया है, ऐसे ही कोई हवा में बातें नहीं है, इसका अभ्यास करके और पेशेंट में देख के बताया गया है। इसी तरह से ऐसा बताया जाता है कि प्रतिशय हुआ है तो शकृत पिंड को द्वेष्टा प्रतिशय शिरोरुजा, मल वेगावरोध में बताया है कि प्रतिशय होता है। कॉन्स्टिपेशन जब रहता है तो ये होता है, मतलब कहीं ना कहीं जो डिफिकेशन है, मतलब मल त्याग है, उसका संबंध अपने प्रतिशय पे है, जिसको हम साइनोसाइटिस, रिनाइटिस ऐसे जब बोलते हैं, को रिलेशन होते हैं। अगर मल हमारे शरीर में अटक गया तो उसका इफेक्ट प्रतिशय में होता है। अतिसार का जब संप्राप्ति हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें बताया संशाम्यम धातु प्रवृद्धा आप्य शोष्यम, मतलब उसमें यह है कि अतिसार का व्याधि जो होता है उसमें धात्वग्नि मंद हो जाती है और बहुत ज्यादा पानी निकल रहा है, अति सरणम च अतिसारम, अति द्रवमल प्रवृत्ति हो रही है। तो मल प्रवृत्ति जो हो रही है वो बहुत पानी पानी हो रही है, यहाँ प्रतिशय में भी वैसा हो रहा है। और पिंड को द्वेष्ट और शिरोरुजा ये सब बताया है, तो उसका हम लोग अगर को रिलेट करके अतिसार की तरह ही चिकित्सा अगर हम लोग प्रतिशय में करें तो बहुत ही अच्छा फायदा हो जाता है। अगर किसी को प्रतिशय है और पिंड को द्वेष्टन हो रहा है तो हमें उसमें क्या करना है, मल का चिकित्सा करेंगे। मल का जैसे पुरुष संग्रहणीय गण के द्रव्य देंगे, तो पुरुष संग्रहणीय गण हो गया या पुरुष विरंजनीय गण के द्रव्य देंगे तो वह शिरोरुजा भी ठीक हो जाएगा, पिंड को द्वेष्टन भी ठीक हो जाएगा और प्रतिशय भी ठीक हो जाएगा। इतना ये कोरिलेटेड सब चीजें हैं, एक दूसरे से सारे चीजें जुड़ी हुई रहती हैं। इसी तरह से जिस तरह से हम लोग हाइड्रोकेफेलस देखते हैं, शीर्षांबु रोग, मतलब सिर में पानी जमा होता है बच्चों का, या क्रोष्टु शीर्ष नाम का व्याधि होता है, वह हमारे आयुर्वेद का उदर व्याधि है, जहाँ पे अग्निमंद होता है और जल संचिति होने लगती है। स्थान भेद से वह उदर ही है, स्थान केवल चेंज हो गया है लेकिन सारी संप्राप्ति उदर व्याधि की हुई है। तो हम लोग वैसे अगर चिकित्सा करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। हमारे सर बोलते हैं कि हमने आयुर्वेद को एक हाथी की तरह देखा है, जैसे 6 अंधे होते हैं तो एक हाथी को पास जाते हैं और एक बोलता है कि हाथी जो है वह पूंछ की तरह है, एक अंधा है वो हाथी को सूंड पकड़ के बोलता है कि हाथी इस तरह से है, एक अंधा है वो हाथी का पेट लगा के बोलता है कि हाथी इस तरह से है।
एक आगे का पैर पकड़ के बोलता है कि हाथी इस तरह से है, एक अंधा हाथी के ऊपर बैठ जाता है और वो बोलता है हाथी इस तरह से है। तो हमारे सर बोलते हैं हमने आयुर्वेद को इस तरह से देखा है कि इस तरह से भी अगर चिकित्सा किया जाए, जैसे प्रतिशय व्याधि है उसको अतिसार की तरह चिकित्सा करें, हाइड्रोकेफेलस है या कहाँ पर भी प्लूरेसी है, प्लूरेसी मतलब लंग्स में पानी जमा हो गया है, या जहां पर भी पानी जमा होने की संप्राप्ति हो रही है, उदर व्याधि होती है, तो वो स्थान भेद से उदर व्याधि की तरह चिकित्सा करे तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से एक नया कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, सर ने बताया कि जब हम लोग धातुगत ज्वर देखते हैं, नहीं विषम ज्वर देखते हैं, सतत संतत अन्यदुष चतुर्थक, तो उसमें जब तृतीयक ज्वर जब होता है तो वह अस्थिगत ज्वर रहता है। तो उसमें 3 तरह का संख्या संप्राप्ति होता है, एक होता है और उसमें अस्थि मज्जा पाचक देने से बहुत अच्छा फायदा होता है क्योंकि अस्थिगत है। चतुर्थक ज्वर भी अभी बात करेंगे, वो मज्जानुगामी रहता है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इसमें अस्थि मज्जापाचक देने से फायदा होता है। इसका उदाहरण देके हमारे सर बताते हैं। ये मैं सर का लेक्चर बहुत सालों से सुन रहा हूँ, 97 से सुन रहा हूँ, और आजकल तो सर हिंदी में देने लगे हैं, लेकिन ये मैं 97 से सुन रहा हूँ, वही चीज मुझे रिकॉल हो गया और वो मैंने नोट्स बनाए। तो अगर वात और पित्त का संप्राप्ति अगर रहता है तृतीयक ज्वर में, जो एक दिन ज्वर आ रहा है, एक दिन नहीं आ रहा है और तीसरे दिन ज्वर आ रहा है, विषम ज्वर का एक दिन बीच लगा के, मतलब परसों आ रहा है, आज आया कल नहीं आएगा परसों आएगा, ऐसा जो ज्वर है और जिसमें वात पित्तात्मक संप्राप्ति हुई है, वात और पित्त का डोमिनेंस है, तो उसमें शिरोरुजा, शिरशूल ऐसे सिम्टम्स आएंगे। तो बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं माइग्रेन के, कि हमें माइग्रेन का तकलीफ है, तो हम लोग अर्धावभेदक ऐसे डायग्नोस करते हैं। तो लेकिन हमें ये पूछना चाहिए कि वो तृतीयक ज्वर है क्या, हम वो नहीं सोचते, हम लोग माइग्रेन की दवाइयां देते हैं। माइग्रेन की दवाइयों में हम लोग पथ्यादिक्वात, गोदंती भस्म, शिरशूलादि वज्र रस, स्वर्ण सुशेखर रस, भूनिम्बादिक्वात, ये सब देते हैं तो पेशेंट हमारा ठीक हो जाता है। ये बात सही है, लेकिन कुछ पेशेंट नहीं ठीक होते हैं इन सब से, तो हमें क्या विचार करना चाहिए, तो उसमें तृतीयक ज्वर ये जरूर होगा और वात पित्तात्मक संप्राप्ति होगी, और उसमें ये भी सोचना चाहिए कि इसमें मज्जा तंतुओं का भी इन्वॉल्वमेंट है। खाना पचने वाला जो ऑर्गन है, खाना पचाने वाला, वो ग्रहणी कला, वहां ग्रहणी भी दुष्ट है, और उसकी मानसिकता भी चेंज होनी चाहिए, मतलब उसका एनवायरनमेंट चेंज करना, यह भी चिकित्सा होना चाहिए। और हमें वहां पे अस्थि मज्जा पाचक अगर देते हैं तो उसका माइग्रेन का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, क्योंकि वहां पे तृतीयक ज्वर ऐसा हुआ रहता है, तो हमें ये भी विचार करना चाहिए। इसी तरह से कफ पित्तात्मक आधिक्य रहा और ये तृतीयक ज्वर आ रहा है, मतलब आज ज्वर आया कल नहीं आएगा परसों आ रहा है, एक दिन बीच लगा के जो ज्वर आ रहा है, और उसमें कफ पित्तात्मक संप्राप्ति है, तो उसमें कमर के बीच में उसको दर्द होता है। तो पेशेंट ऐसा बोलता है कि पीठ में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो हमें पेशेंट से पूछना चाहिए कि आपको बुखार आता है क्या, तो पेशेंट बोलेगा नहीं हमें फीवर नहीं आता, लेकिन उसको चिड़चिड़ होता है क्या, छोटी छोटी बातों से इरिटेशन होता है क्या, वो बोलेगा हाँ मेरे को होता है, गुस्सा आता है, इसका मतलब उसको मन संताप ये लक्षण है, उसमें कहीं ना कहीं ज्वर है, जो तृतीयक ज्वर के रूप में है। तो इसमें भी अस्थि मज्जा पाचक अगर हम लोग देते हैं और शरीर डिमांड कर रहे हैं कि हमें आज अस्थि मज्जा पाचक दो, मुस्ता आमलकी और गुड़ूची, ये दो सिंपल सी दवाई है, लेकिन हमारा विचार कैसा है कि तृतीयक ज्वर भी सोचना चाहिए, जहाँ पे पीठ में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, बैक एक हो रहा है, लोअर बैक पेन हो रहा है, और मतलब पीठ में दर्द हो रहा है, पूरा पृष्ठ शूल हो रहा है, तो ये हमें विचार करना चाहिए। दूसरा शिरोरोग का मैंने बताया, अगर हेडेक है, माइग्रेन है, तो वहां पे वात पित्तात्मक तृतीयक ज्वर है, तो वहां पे हमें अस्थि मज्जापाचक देना है, मज्जा धातुओं पे काम करना है, मज्जा तंतुओं पे काम करना है, ग्रहणी कला को अच्छा करना है, और उसका माइंड चेंज करने के लिए स्थान परिवर्तन करना है, प्लेस करना है, तो उससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। और शुद्ध वात कफात्मक हो, वायु और कफ हो, तो वायु और कफ से स्तंभ होता है, पीठ जो है पूरा अकड़ जाता है, पृष्ठ बहुत ज्यादा होने लगता है। दूसरा हमारे सर बताते हैं कि सिर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है बार बार, तो उसमें सारता परीक्षण करना चाहिए। तो चरक संहिता में विमान स्थान में 8वां अध्याय जो है उसमें सारता परीक्षण आया है, और उसके साथ में उन्होंने जो बताया है उसका सारांश ये है कि फ्रंटल एरिया जो है हमारा सिर का, वह कफ दोष का और रस का हिस्सा है, रस धातु का हिस्सा है। ऊपर जो है मध्य में वहां पित्त है, पित्त दोष है, और रक्त का भाग है। साइड में जो टेम्पोरल एरिया है वहां पे मांस धातु का है। पीछे का हिस्सा जो है ऑक्सीपिटल एरिया है वो मज्जा का है। इस हिसाब से हेडेक जो हो रहा है वो किस साइड से कहाँ हो रहा है,
कोई बोलेगा कि हमको फ्रंटल एरिया में हो रहा है, इसका मतलब वहां पे रस पाचक बहुत अच्छा काम करेगा। कफ कफ भी है और रस पाचक, तो कफग्न दवाइयां जैसे कि वियोश दे दिया, त्रिकटु, पंचकोल वगैरह दे दिया और रस पाचक दे दिया, तो फ्रंटल एरिया में जो माइग्रेन हो रहा है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अगर बीच में दर्द हो रहा है, बीच में, तो वहां पे रक्त पाचक और पित्त शामक द्रव्य देंगे। पित्त शामक में कामदुधा, प्रवाल पंचामृत, सारिवा, अनंता, ऐसे जो पित्त शामक द्रव्य हैं वह देंगे और रक्त पाचक देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। अगर साइड में दर्द हो रहा है, टेम्पोरल एरिया के ऊपर साइड में पूरा हो रहा है, तो मांस पाचक देने से फायदा होगा। और पीछे ऑसिपिटल एरिया में हेडेक हो रहा है, वहां पे हमें अस्थि मज्जा पाचक देने से फायदा होता है। तो कितना सिंपल है ये सारी चीजें समझना और ट्रीटमेंट करना। तो हमें दर्शन परीक्षा से प्रश्न पूछना चाहिए कि किस तरह से हेडेक हो रहा है, कहाँ हेडेक हो रहा है, स्पर्श करके पूछना चाहिए और फिर मेडिसिन देना चाहिए। और कुछ कुछ दवाइयां जो रहती है वो कॉमन दवाइयां रहती हैं, इसको दे दें और बाद में अंशांश कल्पना, पुरुषम पुरुषम विक्षम वो तो हम लोग करते ही हैं। हेतु देखते हैं, संप्राप्ति देखते हैं, उसमें कृमि का हिस्ट्री है क्या, उसमें हेतु क्या हुआ है, रात्रि जागरण हुआ है क्या, दिवा स्वाप हुआ है क्या, ठंडा पानी पी रहे हैं क्या, मैथुन करके फिर खाना खा रहे हैं, खाना खा के फिर मैथुन कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं, उसकी तो चिकित्सा करनी है। लेकिन ये पाचक का प्रयोग इस तरह से करे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से एक आता है चातुर्थिक ज्वर, जो एक दिन आया ज्वर, 2 दिन ब्रेक लिया और चौथे दिन फिर से ज्वर आ रहा है। ये ज्वर जो रहता है ये मज्जानुगामी दोष चले जाते हैं। और इसमें अगर कफा दिख के रहे तो पिंड को द्वेष्टन, जो अपने पिंडलियां हैं काफ मसल्स, वहां पे उद्वेष्टन, ऐसे मरोड़ जैसा स्पाजम होता है। और पीठ का भी दर्द होने लगता है। तो बहुत सारे हमारे पास ओल्ड लेडी लोग आती हैं, जो मौसी और दादी नानी ऐसे एज के लोग जो आते हैं, तो वो बोलते हैं कि टांगों में दर्द हो रहा है, चलने में, उठने में, बैठने में दर्द हो रहा है, पिंडलियों में दर्द हो रहा है। ऐसा सब लोग आते हैं 60 साल के बाद। वहां पे हमें पूछना चाहिए कि चातुर्थिक ज्वर होके गया है क्या, या अभी 4 दिन के बाद ज्वर होता है क्या, और आप एलोपैथी का कोई एंटीपायरेटिक क्रोसिन या ब्रूफेन या पैरासिटामोल खाते रहते हैं क्या। तो वो बोलेंगे हाँ हम खाते हैं। वहां पे चातुर्थिक ज्वर का हमें सोचना चाहिए। और पिंडलियों में जो दर्द है वह कफ का आधिक्य, ये हमें सोचना चाहिए। दोष मज्जानुगामी चले गए हैं और यह चातुर्थिक ज्वर के वजह से भी ये हो रहा है, ऐसा हमें समझना चाहिए। इसी तरह से हृदय की कोई भी बीमारी होती है तो हम लोग टांगों का, पैरों का एक्सरसाइज बताते हैं। पाँव का एक्सरसाइज जब करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, जो काफ मसल्स होते हैं वो हमारा सेकेंडरी हार्ट है। जितना काफ मसल्स का एक्सरसाइज होता है वो हार्ट में रिवर्स प्रेशर आता है और हार्ट के मसल्स को रिलैक्स हो जाता है। एक तरह से वो सेकेंडरी हार्ट रहता है। सेकंड हार्ट काफ मसल्स होते हैं। ये एलोपैथी साइंस भी मानता है, आयुर्वेद भी मानता है। तो रिवर्स ब्लड को अच्छे से सर्कुलेट होने से हार्ट को बहुत आराम पड़ता है। तो और प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर वो कम हो जाता है, हार्ट को जो फंक्शन करना पड़ रहा है ज्यादा वह कम हो जाता है। तो हार्ट के मसल्स को रिलैक्स करने के लिए काफ मसल्स, इसका कोरिलेशन होता है। तो जब भी हमारे पास पेशेंट, और फिर उससे किडनीज को भी फायदा होता है। किडनी के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट है और उनको पिंडको द्वेष्टन है, तो इसमें हमें चातुर्थिक ज्वर का यूज करना चाहिए क्योंकि दोष मज्जानुगामी हो गए। तो चातुर्थिक ज्वर में क्या क्या है, तो आमलकी है, मुस्ता है और गुडुची है। तो हार्ट की सारी बीमारियां जो है उसमें हमें चातुर्थिक ज्वर का मेडिसिन दे दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। क्योंकि चातुर्थिक ज्वर का काम, चातुर्थिक ज्वर में जो अस्थि मज्जा पाचक जो द्रव्य है वह काफ मसल्स पे काम करें। चातुर्थिक ज्वर के लक्षण में बताया पिंड को द्वेष्टा, ऐसा बताया है। तो इस, जब हम ये बोलते हैं कि सेकेंडरी हार्ट है काफ मसल्स, तो जब हम काफ मसल्स पे काम करेंगे तो उसका इफेक्ट हार्ट पे आएगा। तो हार्ट को रिलैक्स करना है, हार्ट की कोई भी बीमारियों में काम करना है तो अस्थि मज्जा पाचक हमें देना है। उसमें आमलकी है, गुडुची है और मुस्ता है। ये कोई गलत दवाइयां नहीं है, सब अच्छी दवाएं हैं, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो जैसे आमलकी है, वो क्या बताया है कि वो अम्ल रसात्मक है और हृदय है, बताया है हार्ट के लिए अच्छा बताया है। इसका विपाक क्या है, खट्टा होने के बाद भी, पंच रसात्मक होने के बाद भी यह विपाक में मधुर रहता है। और रसायन और हृदय बताया गया है। तो और अम्ल रसात्मक होने से ये बहुत अग्नि को भी प्रदीप्त करता है आंवला, आम्ल की। और ऐसे बताया अम्लो हृदयानम, अम्ल रस जो है हृदय द्रव्य में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। और रसायन अननेति इति रसायनम, ऐसा डेफिनेशन बताया है। तो रस धातु पे भी अच्छा काम करता है, इसलिए जो अस्थि मज्जा पाचक में आमलकी है वो हार्ट पे रस धातु को अच्छा करता है। और वह हृदय भी बताया है,
मधुर विपाकी भी है और वयस्थापन गण में भी है। इसलिए आमलकी सर्वश्रेष्ठ हार्ट के लिए अच्छा रहता है। तो हर हार्ट के पेशेंट को आप लोग अस्थि मज्जा पाचक जरूर दीजिए। इसी तरह से गुडुचि अगर हम लोग देखें, उसमें उसको वयस्थापन गण में बताया गया है, और ये तीनों दोषों को नष्ट करने वाला है। शरीर को धारण करने की क्षमता ये बढ़ा देता है, वयस्थापक है ना। और यह बताया संग्राहिणी कषौष्टा लघ्वी बल्याग्नि दीपिनी, बल्य भी है, अग्नि को भी प्रदीप्त करता है, और कषाय उष्ण, ऐसा बताया। गुडुचि का प्रयोग अगर हम लोग करते हैं हार्ट के पेशेंट को, बहुत अच्छा फायदा होता है। या फिर जहाँ पे पिंडलियां दर्द हो रही है, कमर दर्द हो रहा है, और मज्जा धातुओं के या मज्जा तंतुओं की विकृति है, उसमें अस्थि मज्जापाचक सबसे अच्छा रहता है। इसी तरह से इसमें तीसरा द्रव्य मुस्ता। मुस्ता जो है वो जल में रहने वाली है, जल में रह के भी उत्पत्ति होके भी ये इसमें ऐसे गुण है कि ये आम का पचन करती है। इतना बढ़िया चीज है मुस्ता। तो शरीर में जो सब शरीर में रस धातु परिभ्रमण कर रहा है, उसमें क्लेद भी होगा, तो वो क्लेद को सुखा के आम का पचन करती है, ऐसी मुस्ता है। तो क्योंकि हृदय से रस का विक्षेपण होता है, अगर हृदय खराब हो गया तो हमें मुस्ता का प्रयोग करना चाहिए, या फिर हमें उशीर का प्रयोग करना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। तो मुस्ता जो है वह अस्थि मज्जा पाचक में डाला हुआ है, और ये हृदय और पिंडलियों के दर्द दोनों में यह फायदा करता है, चातुर्थिक ज्वर में होने की वजह से। क्योंकि चातुर्थिक ज्वर के एक सिम्टम में बताया है कि पिंडलियों में दर्द होता है। उसी तरह से उदावर्त का एक लक्षण अगर हम लोग देखते हैं, तो उदावर्त में पहले हार्ट पे प्रेशर आता है, व्यान और उदान इसकी विकृति होती है, और उदान की पहले होती है, और फिर व्यान पे अटैक करके हृदय पे होता है उसका इफेक्ट, ब्रेन पे होता है, फिर किडनीज पे असर होता है उदावर्त का। तो त्रिमर्मीय अध्याय जो बताया है चिकित्सा स्थान में, उसमें त्रिमर्म जो खराब होते हैं उसकी संप्राप्ति उदान से मिलती है, कि उदान अगर उदानो बलम उच्यते उरस्थानम उदानस्य नासा नाभिकलन शरीर वाक प्रवृत्ति प्रयत्नों जब बल वर्ण स्मृति क्रिया, उदान अगर विकृत हो रहा है तो उसका इफेक्ट हार्ट पे भी पड़ रहा है। उदान विकृत रहे तो व्यान को डिस्टर्ब कर रहा है। और उदान की उत्पत्ति कहां से हो रही है, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो बृहत आंत्र है, नाभि के पास से उतर, नासा नाभि गला शरीर, ऐसा बताया। तो उदान वहां से नाभि के एरिया से निकल रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन से निकल रहा है। इसमें भी हमें अस्थि मज्जा पाचक का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और दूसरा एक और बात बताया है हमारे सर ने, कि व्यान जो रहता है वो संकोच और विस्फार करता है। संधियां जो रहती है, हम लोग ऐसे खोल रहे हैं, अब अबडक्शन अडक्शन, इंटरनल रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन, ये जो हम लोग करते हैं, ये किससे हो रहे थे, तो व्यान वायु की वजह से हो रहा है। तो हृदय के जो भी पेशेंट रहते हैं उनको हमें संधियों पे मसाज अगर कर लिया, व्यान पे काम किया, तो उसका इफेक्ट हृदय पे होता है। क्योंकि व्यानो हृदय संस्थिता ऐसे बताए, वहां पे संचरण करता है व्यान, व्यानो हृदय स्थिता, और गति उपक्षेपण अक्षेपण जो भी क्रियाएं हैं वह सब व्यान कर रहे हैं। तो जब हम संधियों पे मसाज करते हैं, सारे छोटे संधियों में बड़े संधियों में, तो हार्ट में तुरंत ही फायदा होता है, क्योंकि हम लोग व्यान वायु पे काम कर रहे हैं, व्यान वायु को शमन करते हैं, हृदय पे आराम पड़ता है। हार्ट के पेशेंट को आप लोग अस्थि मज्जापाचक के साथ में संधियों पे मसाज करिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हृदय में चेंजेस आते हैं, जैसे कार्डियोमेगाली हो गया है, तो उसमें तिल तेल का गंडूश करना चाहिए, संधियों पे मसाज करना चाहिए। ऐसा मसाज करने से क्या होगा, व्यान वायु जो है, जो हृदय में कार्डियोमेगाली कर रहा है, बलून की तरफ फुला रहा है, वहां पे संधियों में मसाज करने से व्यान वायु शमित हो जाएगा, उसका इफेक्ट डायरेक्ट हृदय पे आएगा। और तिल तेल का गंडूश करने से है कि क्या है कि यहाँ पर जैसे कि मुंह में हम लोग अवकाश है, हृदय में भी अवकाश है, हम लोगों ने एक जगह अवकाश में वायु का शमन कर दिया, तो उसका इफेक्ट दूसरे अवकाश में पड़ता है, और कार्डियोमेगाली है वो ठीक हो जाता है। ये हमारे सर बताते हैं। उसके साथ में अर्जुन शीरपाक, शालीपर्णी शीरपाक, बहुत सारी दवाइयां दे तो पेशेंट जल्दी रिकवरी होता है। अर्जुन शीरपाक है वो कार्डियक मसल को स्ट्रेंथ देता है, शालीपर्णी भी हृदय को बल देता है। लेकिन व्यान वायु जो है, जो कार्डियोमेगाली कर रहा है, उसको ठीक करना है तो संधियों में मसाज और तिल तेल का गंडूश करना, ये बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से पिंडलियों में दर्द है तो उसका इफेक्ट हृदय पे पड़ता है, तो हमें यहाँ पे अस्थि मज्जापाचक देना ही है, और सारे जॉइंट्स में हमें मसाज करना है, तो हृदय भी अच्छा होगा, पिंडलियों का दर्द भी अच्छा हो जाएगा। इसी तरह से रसवस स्रोतस की दृष्टि होती है, तो हमें ये विचार करना चाहिए कि इसमें आमाशय की दृष्टि है। रसवस स्रोतस तो आमाशय की दृष्टि है, क्लेदकप दुष्ट है, हृदय दुष्ट है, क्योंकि हृदय का मूल, रसवस स्रोतस का मूल स्थान हृदय है, और रसवाही धमनियों का हमें सोचना चाहिए। और भी मुझे बताना है बहुत सारी बातें, लेकिन आज मैं आधा घंटा ही बता रहा हूँ। आप लोग का अब मैं सुनना चाहता हूँ, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो इस पे कुछ बोलिए।
डॉक्टर महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैंने कुछ कुछ विचार अपने सर वाले रखे हैं आप लोग के सामने। आप लोग इस तरह से भी सोचिए, क्योंकि अभी आप प्राइमरी से सेकेंडरी क्लास में आप लोग सीनियर हो गए आप लोग। हाँ सर, महेंद्र सर बोलिए सर। सर ये बहुत अच्छा चैप्टर आपने वापस इसको रिपीट करवा दिया। इससे इससे नॉलेज बढ़ेगी। वो स्वर्णपात का जो था उसका चल रही थी अपन, वैसे इसके आगे तो बहुत। हाँ, अभी मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो वो फिर दिमाग में नहीं रहते हैं। थोड़े थोड़े ही करते जाएंगे, आधा आधा घंटा। आधा घंटा काफी है, जितना याद रहे, है ना। तो अभी मैं सेशन बंद, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो सेशन बंद करते हैं। प्रणाम सर। हाँ जी, प्रणाम मैम, बोलिए। बहुत ही बढ़िया था सर लेक्चर। बस मुझे एक क्वेश्चन है कि आपने जैसे शिरोशूल वाला बताया था ना, फ्रंटल में रसपाचक बोला, हाँ, टेम्पोरल साइड में अगर बोला तो वहां पे हमने बीच मांसपाचक बोला आपने। बीच में और रक्त, बीच में अगर दुख रहा है, बीच में बीच में तो रक्तपाचक। रक्तपाचक, रक्तपाचक। साइड में दुख रहा है तो मांसपाचक। हाँ पीछे दुख रहा है तो अस्थि मज्जापाचक। जी सर, बहुत ही बढ़िया है। मुझे लगता है 2-3 बार देखना पड़ेगा आपके लेक्चर को ये, क्योंकि बहुत यूजफुल टिप्स बताया आपने इसमें। और बहुत मतलब हम जितने आपके ज्वर के लेक्चर सुनते हैं, ऐसे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐड ऑन होता है, उस हर लेक्चर में कुछ ना कुछ ऐड ऑन होता है सर। हाँ, जी सर, बहुत ही सुंदर था। मैं इसको और 2 घंटा कर सकता था सर के लेक्चर से, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा ही याद बता। नहीं रहेगा सर, बिल्कुल याद नहीं रहेगा। हाँ। रंड थैंक का यू सो। कंकाल ऊपर का पित्त का है, कौन सा? और दांत का मांस का, और पीछे का मज्जा का। पीछे का ऑसिपिटल एरिया मज्जा का हो गया, हाँ दांत वो का अस्थि मांस, मज्जा पाचक। और साइड में हो गया मांस का। ऊपर बीच में पित्त हो का गया होगा। रक्त और पित्त का। रक्त और पित्त का बीच में हो गया। और आगे कफ का और रस धातु का हो गया। जी सर, थैंक यू सो मच। हाँ, तो आगे अगर बहुत ज्यादा फ्रंटल साइड में फोरहेड में हेडेक हो रहा है, तो यहाँ पे कफग्न दवाइयां और रस पाचक। बीच में अगर हो रहा है तो रक्त पाचक और पित्तग्न दवाइयां। साइड में हो रहा है तो मांस पाचक। पीछे हो रहा है हॉस्पिटल एरिया में तो अस्थि मज्जा पाचक। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये दें तो बहुत अच्छा फायदा होगा। पर अब हाँ, जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे ना, तो इसका और मॉडर्न का कितना कोरिलेशन वो भी आपके ध्यान में आ जाएगा सर, क्योंकि हमारा जो मोटर कॉर्टेक्स है वो आगे है, और जो आपने सेंट्रली बताया वहां पे हमारा पूरा बैलेंसिंग सिस्टम है, जो भी मिड ब्रेन वगैरह एरिया है जो टेम्परेचर रेगुलेट करता है, वो वाला एरिया वो सेंट्रल इसमें है। और जो हमारा मोटर कॉर्टेक्स और प्राइमरी जो मोटर कॉर्टेक्स और सेंसरी कॉर्टेक्स है, उसमें जो भी हमारी मांसल पेशियों को, स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करने वाले जो भी एक एरियाज हैं जो हमारे डिपिक्ट करते हैं, वो बराबर वहां पे एक पिक्चर बना दी। जब आप नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो मैं पक्का बताऊंगी सर। थैंक यू हाँ, फॉर अ वेरी अमेजिंग, वेरी वेरी नॉलेजेबल अप्लाइड, आपने जैसे आयुर्वेदिक पोर्शन बता रहे, दैट्स वेरी इनक्रेडिबल। थैंक हाँ। यू। तो अभी तक हम लोग सिंपल सिंपल बात कर रहे हैं, अब आप लोग सेकेंडरी लेवल पे चले गए हैं। तो आप लोगों को मैं हायर लेवल का बताऊंगा, और भी हायर लेवल का, जो सोचने में हमें मदद करेगा पेशेंट देखने में। जैसे कि अभी हम लोग बात करते थे कि पिगमेंटेशन हो गया है, तो हम लोग भ्राजक पित्त पे काम करने वाले, व्यान वायु पे काम करने वाले वर्ण दवाइयां देते थे। लेकिन हमारे सर बोलते हैं कि वात पित्तात्मक ज्वर की जो दवाइयां हैं वो दें। उससे क्या होगा, ग्रहणी कला ठीक होगा। और ग्रहणी कला ठीक हुआ तो अच्छा रस रक्त बनेगा। और वात और पित्त से जो लालिमा और काला हो गया है वह ठीक हो जाएगा। ये कितना नया कॉन्सेप्ट है। मतलब ये कुछ अलग तरह से हमें विचार करना चाहिए, है ना। इस तरह से हमें विचार करके ट्रीटमेंट को और परफेक्ट बनाना है। इसमें सर वो विश्वास की और अभाव की चिकित्सा बता रहे थे। जैसे अपन दर्द हो जाता है, काला निशान बन जाता है, उसके लिए अपन उसकी विश्वास की और अभाव की चिकित्सा भी उसमें दे सकते हैं सर। उसमें भी हम लोग करते हैं विश्वाची और बाहुक में। वात कफात्मक संप्राप्ति है, वात पित्तात्मक संप्राप्ति है, वो भी देना चाहिए। हम देते हैं विश्वाची और बाहुक के लिए महामाश तेल, माश सैंधव तेल से अभ्यंग, मोचरस सिद्ध शीर बला तेल का नस्य, फिर उसमें वात गजांकुशस, महायुगराज विपुल, ये सब देते हैं, ठीक है। अगर इन सब से भी फायदा नहीं हो रहा है तो वात पित्तात्मक ज्वर की चिकित्सा दें, ज्वर में जो मेडिसिन काढ़े बताए वो दें। वात कफात्मक जो संप्राप्ति मिल रही है उस हिसाब से दे तो और अच्छा फायदा होगा। इसको हम और चर्चा करेंगे तो और हमें समझ आएगा। उन्होंने ठीक है। ऐसा ही बताया उस दिन यदि कि आपको कहीं निशान हो, हाथ में इस तरह का दर्द हो और काला निशान हो, तो उसमें हाँ, अपन विश्वास या भाव की चिकित्सा करें, तो उससे हाँ, रिलीफ मिल जाएगा उसको। हाँ, ये भी सही है। ठीक है। तो अब लोग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और इसके आगे पढ़ते जाएंगे। आप लोग का धन्यवाद। अब हम 9 बजे मिलते हैं क्लिनिकल संभाषा में। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।